हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपसे 28 अंक में पूछे जाएंगे। तो इसमें दिए गए सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो जो आपका पेपर है 11 अक्टूबर को आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है केमिस्ट्री का। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सभी क्वेश्चन 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यदि आप 28 में से 28 अंक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में लाना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिए इस प्रकार से। यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी घोल के अणु संख्यक गुण आधारित हैं, तो क्या होते हैं? विलय के कणों की संख्या पर आधारित होते हैं। यह क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है शुद्ध जल की मूलरता है, तो आपको ध्यान रखना है शुद्ध जल की जो मूलरता होती है 55.56 या फिर इस प्रकार से 55.6 होती है। दोनों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार से 55.56 होती है या फिर 55.6 होती है। यह भी जो है 2008 में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 50 ग्राम NaOH के 1000 मिलीलीटर विलयन में घुला है। इस विलयन में NaOH की प्रतिशत मात्रा होगी, तो कितनी होगी? 5% होगी। पांचवा क्वेश्चन है जल के नमूने में क्लोरीन का सांद्रण इस प्रकार से 2.0 × 10⁻³ ग्राम प्रति लीटर पाया गया है। तो क्लोरीन का ppm में सांद्रण होगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 2 ppm होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है परासरण दाब पाई आयतन भी व ताप T के लिए निम्न में से कौन सा कथन क्या है असत्य है? तो जो यहाँ पर C व D कथन, यहाँ पर दोनों कथन कैसे दिए गए हैं? असत्य दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर C व D दोनों। इसके बाद यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है? तो यहाँ पर चारों के चारों जो हैं अणु संख्यक गुणधर्म हैं। तो इस प्रकार से आपसे यह क्वेश्चन जो है एक शब्द या एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है या फिर सत्य में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें अणु संख्यक गुणधर्म सभी के सभी दिए गए हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो परासरण दाब ज्ञात करने का जो सूत्र होता है इस प्रकार से पाई बराबर nRT/V होता है। इस प्रकार से परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो है एक शब्द या एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है पीतल है, तो पीतल एक ठोस विलयन होता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। तो क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है 1 लीटर विलयन में किस पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांकी भार घुला हुआ है? यह विलयन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? नॉर्मलता कहलाता है। इस प्रकार से नॉर्मल विलयन कहलाता है। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर इस वीडियो में सभी अध्यायों की महत्वपूर्ण रिक्त स्थान, विकल्प, सही जोड़ियाँ और सत्य असत्य और एक शब्द में यहाँ पर प्रश्न बताए जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला खाली स्थान है 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। यह क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। दूसरा खाली स्थान है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है मोललता का मात्रक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम विलायक होता है। मोल प्रति किलोग्राम विलायक, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नीचे यहाँ पर इन सभी खाली स्थान के आंसर भी दिए गए हैं, तो आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो चौथा खाली स्थान है जल की मोलरता होती है। तो आपको ध्यान रखना है जल की मोलरता 55.56 होती है। 5वां क्वेश्चन है ताप में वृद्धि करने से गैसों की द्रव्यों में विलेयता या द्रव में विलेयता होती है, क्या होती है? घटती है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है
अवाष्पशील विलय को जो है विलायक में मिलाने से विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद सत्य दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है अणु संख्यक गुण विलय की प्रकृति पर निर्भर होते हैं, तो यह कथन असत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन है क्वथनांक में उन्नयन अणु संख्या गुण नहीं है, तो यह कथन भी क्या होगा, असत्य होगा। तीसरा क्वेश्चन है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के तुल्य होता है, तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। चौथा क्वेश्चन है द्रव के क्वथनांक पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब से क्या होता है, अधिक होता है, तो यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। पांचवा क्वेश्चन है मूलन क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक यहाँ पर किलोग्राम मोल इनवर्स होता है, तो यह कथन क्या होगा, सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है हिमांक में अवनमन विलय की जो है मोललता के समानुपाती होता है, तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद यहाँ पर सही जोड़ियाँ दी गई हैं कि जोड़ियाँ मिलाइए। इस प्रकार से और वह स्तंभ दिए गए हैं। पहला है परासरण दाब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बान ढाप का नियम होता है। इसके बाद हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन इस प्रकार से होता है डेल TF बराबर होता है KF इंटू M होता है। इसके बाद क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन इस प्रकार से होता है, ए नंबर का ऑप्शन होगा डेल TB बराबर होता है KB इंटू M होता है। इसके बाद मोलरता, तो मोलरता क्या होती है, मोलों की संख्या होती है। इसके बाद विलेयता हेनरी का नियम हो जाएगा। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है मोलरता का मात्रक क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। दूसरा प्रश्न है नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो जो नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र होता है कैपिटल N बराबर कैपिटल W इंटू 1000 और अपॉन में E इंटू V होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई लिखिए, तो ppm होती है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन है विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो इस प्रकार से होता है PS बराबर होता है P0 इंटू X0 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन किशमिश जल में क्यों फूल जाती है, तो अंतः परासरण के कारण जो है किशमिश जल में फूल जाती है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है PS बराबर P0 X0 यह व्यंजक क्या कहलाता है, तो राउल्ट का नियम कहलाता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इनको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो आपको ध्यान रखना है जो विशिष्ट चालकता होती है इसकी इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, यह क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है इस प्रकार से एक अभिक्रिया दी गई और आपको बताना है कि यह क्रिया क्या कहलाती है, तो यह क्रिया जो है रेडॉक्स क्रिया कहलाती है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है कि सेल स्थिरांक होता है, सेल स्थिरांक यहाँ पर क्या होता है L/A होता है, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है L/A होता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है विलयन की चालकता अधिक होगी तो आयनन की मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है, इस प्रकार से। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है विलयन की चालकता निर्भर नहीं होती है, तो जो विलयन की चालकता होती है वह विकर्ण पर निर्भर नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है चालकता का SI पद्धति में मात्रक है, तो जो चालकता का SI पद्धति में मात्रक होता है सीमेंस होता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने का सूत्र है, तो जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने का जो सूत्र होता है कैपिटल Z बराबर कैपिटल W/I गुणे T होता है। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल का विभव होता है, तो 0.0 वोल्ट होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है
किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ज्ञात किया जाता है। तो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? नर्नस्ट समीकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने की क्रिया है। तो लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे गए हैं अध्याय 2 के इस प्रकार से। तो यहाँ पर पहला खाली स्थान है, धात्विक चालन में खाली स्थान गुण जो है अपरिवर्तित रहते हैं। तो जो है रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं। दूसरा खाली स्थान है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है। तो क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है, किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चौथा खाली स्थान है, 1 फैराडे विद्युत का मान कितने कूलाम होता है? तो आपको ध्यान रखना है 96,500 कूलाम होता है। इसके बाद 5वां खाली स्थान है, लोहे पर जंग लगना एक किसका उदाहरण होता है? संक्षारण क्रिया का उदाहरण होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तो जो विशिष्ट चालकता की इकाई होती है इस प्रकार से होती है, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स होती है। इसके बाद 7वां खाली स्थान है, सेंटीमीटर इनवर्स की इकाई क्या होती है? सेल स्थिरांक होती है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 8वां खाली स्थान है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में विभव कितना माना जाता है? 0.0 वोल्ट माना गया है। इसके बाद यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम गुणित सेंटीमीटर होती है। 10वां खाली स्थान है, तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है। तो विशिष्ट चालकता जो है घटती है। इसके बाद यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होती हैं क्या कहलाती हैं? तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यह पदार्थ जो हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसके बाद 12वां खाली स्थान है, चालकता का व्युत्क्रम है। तो आपको ध्यान रखना है, चालकता का व्युत्क्रम जो होता है वह क्या होता है? प्रतिरोध होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर 13वां खाली स्थान है, विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कैसा होता है? घटता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना, 13वें खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा? घटता। इसके बाद यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है, एसीटिक अम्ल एक विद्युत अपघट्य है। तो आपको ध्यान रखना है, जो एसीटिक अम्ल है यह एक क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया कहलाती है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लोहे पर जो है जिंक की परत चढ़ाने की जो क्रिया कहलाती है क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है। गैल्वेनीकरण कहलाती है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर जो 16वां क्वेश्चन पूछा गया है, H2 बॉन्ड O2 सेल खालिस्तान सेल कहलाता है। तो कौन सा सेल कहलाता है? ईंधन सेल कहलाता है। 16वें खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा? ईंधन सेल। इसके बाद 17वें नंबर का जो खालिस्तान है, सीसा संचायक सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या प्रयुक्त किया जाता है? H2SO4 प्रयुक्त किया जाता है। 18वां खालिस्तान है, शुष्क सेल में कैथोड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। तो इस प्रकार से नीचे इन सभी खालिस्तान के आंसर दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सत्ता शब्द भी पूछे गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नीचे इनके आंसर भी दिए गए हैं इस प्रकार से, तो इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं इस प्रकार से। जो यहाँ पर दूसरे नंबर की सही जोड़ियाँ पूछी गई है, कुचालक। तो कुचालक क्या होता है? यहाँ पर विद्युत प्रवाहित नहीं करता है। सी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर में भी आपसे जो है सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं कि जो शुष्क सेल होता है, तो शुष्क सेल NaH4Cl होता है। इसके बाद सीसा संचायक सेल जो होता है इस प्रकार से 38% H2SO4 होता है। इसके बाद संक्षारण, तो संक्षारण क्या होता है? विद्युत रासायनिक घटना होती है। इसके बाद 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। और लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना,
तो यहाँ पर गैल्वेनीकरण कहलाता है या फिर गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इस अध्याय में से जो है एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता में वृद्धि होती है या कमी? तो क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मानक अवस्था में सेल में विद्युत अपघट्य की सांद्रता कितनी होती है? तो यहाँ पर 1 मोल होती है। इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी जिसमें जो है ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ होता है? तो ऑक्सीकरण अपचयन या फिर रेडॉक्स क्रिया कहलाती है। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेल के EMF को किसके द्वारा मापा जाता है? तो विभवमापी द्वारा मापा जाता है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 × XH2O होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 3 के हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है? तो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इस प्रकार से 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के आंसर नीचे दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, अभिक्रिया दर का मात्रक है। तो अभिक्रिया दर का मात्रक क्या होता है? मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर हो जाती है? तो कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है, धनात्मक उत्प्रेरक से अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन सभी प्रश्नों के आंसर नीचे दिए गए हैं, तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुलबर्ग तथा बागे ने किया था। ऑप्शन नंबर 12 इसका आंसर होगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? केवल 0 नहीं होता है और बाकी कोई भी संख्या हो सकती है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद इस अध्याय के रिक्त स्थान पूछे गए हैं इस प्रकार से कि एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन एक खालिस्तान कोटि की अभिक्रिया है। तो इन सभी खालिस्तान के आंसर नीचे दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस प्रकार से नीचे आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद सत्य भी इस अध्याय से पूछे गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे सभी प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं। इसके बाद सही जोड़ियाँ मिलाइए। इसमें जो इम्पोर्टेंट है इस प्रकार से 2009-13 में पूछी गई है आर्हीनियस समीकरण। तो आर्हीनियस समीकरण इस प्रकार से होता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से सभी सही जोड़ियाँ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है 2011 में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का सूत्र लिखिए। तो अर्ध आयु काल का सूत्र इस प्रकार से T1/2 बराबर 0.693 अपॉन में K होता है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का इस प्रकार से सूत्र होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 किसके समानुपाती है? तो यहाँ पर आंसर में आपको लिखना है क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, दाब बढ़ाने से गैसीय अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दर जो है क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, विकिरण के अवशोषण से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जो कि क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
इसके बाद यहाँ पर और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यदि हम छठवें क्वेश्चन की बात करें, आर्यनियत समीकरण लिखिए, तो आर्यनियत समीकरण इस प्रकार से होता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जो अध्याय 9 है, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, यहाँ पर इसके हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है 2011 में पूछा गया था कि Fe2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितनी होगी, 4 होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व जो है संक्रमण तत्व नहीं है, तो यहाँ पर Ca अर्थात कैल्शियम इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, n-1 इंटू डी होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आयन जो है रंगीन है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर Cu++ दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्वों के लिए सही कथन है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी तीनों कथन जो है यहाँ पर सही होंगे, अर्थात डी ब्लॉक के तत्वों के लिए सही कथन होंगे। तो पहला है, ये सभी धातुएं हैं, ये परिवर्ती संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं, और ये रंगीन तथा आयन या जटिल आयन बनाती हैं, और उपर्युक्त सभी इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर नीचे इनके आंसर भी दिए गए हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद इस अध्याय से जो है रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला खाली स्थान है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, तो एफ ब्लॉक के तत्व जो है अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, 2013 में पूछा गया था। दूसरा खाली स्थान है, संक्रमण धातुएं खाली स्थान ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं, तो जो यहाँ पर संक्रमण धातुएं इस प्रकार से परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर चौथा खाली स्थान है कि संक्रमण धातुओं के आयन कैसे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनके आयन रंगीन होते हैं। 5वां प्रश्न है, कैलोमल का सही सूत्र है, तो Hg2Cl2 होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। या फिर कैलोमल का सूत्र आपसे एक शब्द या एक वाक्य में पूछा जाएगा, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो कैलोमल का सूत्र होता है Hg2Cl2 होता है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे सत्य दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो यहाँ पर इनके नीचे आंसर भी दिए गए हैं, तो सभी सही जोड़ियों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि एक्टिनाइड, तो एक्टिनाइड का क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर के ऑप्शन से मिलाना है, रेडियोधर्मी होगा। इसके बाद जो पूछी गई है नारंगी धूम, तो नारंगी धूम का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से CrO2 इंटू Cl2। तो इस प्रकार से सही जोड़ियों को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद हम एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि डी ब्लॉक के कौन से तत्व जो हैं संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, तो जिंक, कैडमियम और जो पारा होता है Hg, ये जो हैं डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, KMnO4 को सूर्य के प्रकाश में रख दें, तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पर अपघटन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में से किसमें संकुचन अधिक होगा, तो एक्टिनाइड में सबसे ज़्यादा संकुचन होगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्वों में Zn के परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करने का यहाँ पर आपको क्या कारण है, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो जो है डी उपकक्ष का यहाँ पर जो है पूर्ण होना होता है, इस प्रकार से 2009 में पूछा गया था। इसके बाद हम अध्याय 10 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस अध्याय में से भी जो है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है कि द्विक लवण है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा है यहाँ पर आपको इसका IUPAC नाम बताना है, तो IUPAC नाम इस प्रकार से सी नंबर का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर सोडियम नाइट्रोपोसाइड का सूत्र होता है, तो इस प्रकार से सूत्र होता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चौथा क्वेश्चन, मोहर लवण है तो मोहर लवण को क्या कहते हैं? संकुल लवण कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, तो यहाँ पर CU की समन्वय संख्या बताना है, तो CU की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से नीचे इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद इस अध्याय से जो है रिक्त स्थान भी पूछे जाते हैं। पहला खाली स्थान है कि फिटकरी लवण होता है, तो फिटकरी एक द्विक लवण होता है। दूसरा खाली स्थान है इलेक्ट्रॉन युग्मदाता कहलाता है, तो क्या कहलाता है? संलग्नी कहलाता है। तीसरा इसके बाद खाली स्थान है संलग्नी तथा धातु आयन के मध्य कौन सा बंध बनता है? यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इनके मध्य जो है उपसंयोजी बंध बनता है। इसके बाद चौथे में PT की समन्वय संख्या ज्ञात करना है, तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है पाँचवा, EDTA लिगेंड है, तो आपको ध्यान रखना है EDTA एक क्या होता है? हेक्सा तंतुर जो है लिगेंड होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद इस अध्याय में से जो है सत्य भी पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद सही जोड़ियाँ भी पूछी जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं EDTA वाली सही जोड़ियाँ 2016 में पूछी गई थी। तो इसका जो आंसर होगा C नंबर का ऑप्शन होगा। इस प्रकार से लिगेंड कहलाता है। EDTA क्या है? एक लिगेंड है। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस प्रकार से नीचे दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो इस प्रकार से आंसर होगा। यह क्वेश्चन 2009-2014 में पूछा गया है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अध्याय 11 के हम ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर नीचे जो है इनके आंसर भी दिए गए हैं, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। पहला है CH3 बॉन्ड CHCl2 डाई हैलाइड कहलाता है, तो यहाँ पर गैम कहलाता है GEM। इसके बाद दूसरे का आंसर क्लोरोफॉर्म होगा। तीसरे का आंसर यहाँ पर DDT होगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा हेलो एरिन हो जाएगा। इसके बाद पाँचवें क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? BSC हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी रिक्त स्थान के आंसर जो है नीचे दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इस अध्याय में से सत्य भी पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर सही जोड़ियाँ भी पूछी जाती हैं कि सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर सही जोड़ियाँ दी गई हैं और नीचे इनके आंसर दिए गए हैं, इसके बाद जो है एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नीचे यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं। इसके बाद रिक्त स्थान पूछे गए हैं और सत्य पूछे गए हैं। इस प्रकार से सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं और एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन जो हैं त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, यहाँ पर इस वीडियोस के माध्यम से आपको बताए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आप ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में 28 में से 28 अंक लाना चाहते हैं, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।